Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about five major articles. Environment में नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन सक्षम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अवार्ड्स में बात करें तो नोबेल प्राइज लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन हम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए, यहाँ पर क्या क्या डील्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में पॉलिटी में हम राइट टू लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था आईयूसीएन और साइट्स के बारे में, तो कुछ वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पे देख सकते हैं। चांसेस हैं कि कुछ 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 उसी टर्म्स पे आपको क्वेश्चन आ जाए। तो पहले आर्टिकल में दे आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया अब नेशनल लेवल पे आईयूसीएन की जैसे रेड लिस्ट होती है वैसी एक लिस्ट बनाएगी। अब इसमें इंडिया के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी साथ मिलकर काम करेंगी, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलके इसे कंप्लीट करेगी बाय 2030। अब इसमें हम असेस करेंगे नियरली 11,000 स्पीशीज को, जो कि एक्सटिंक्ट होने के खतरे में आज की डेट में आ रही हैं, ताकि एक पॉलिसी हम क्रिएट कर सके जिससे ओवरऑल हम कंजर्वेशन एफर्ट्स अपने और बेटर कर सकें। अब कहीं ना कहीं ये आईयूसीएन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी एंड जो हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है एंड कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उन दोनों के अंदर हमारी कमिटमेंट को फुलफिल करेगी। इसमें हम 300 से ज्यादा ऐसे सर्टिफाइड असेसर को क्रिएट करेंगे जो इस पूरी असेसमेंट को कंडक्ट करेंगे। अब इसमें वही आपकी लिस्ट की कैटेगरी बनेगी, जैसे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्टेड वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिसिट, नॉट इवेल्युएटेड। यही आपकी क्लासिफिकेशन जो रेड लिस्ट में यूज होती है। इसमें जो ऊपर वाली जो कैटेगरीज है, मतलब खासकर ये वाली जो कैटेगरीज है, इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा। उन स्पीशीज को टारगेट किया जाएगा जो थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट कैटेगरी के आसपास आपकी आ रही है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में से एक है, जहां पर आपको 55,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज रिकॉर्ड की है आईयूसीएन ने। अगर ग्लोबली हम बात करें तो एनिमल की 1 लाख से ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। मोर ओवर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर थ्रेटेंड कैटेगरी की 1,000 से ज्यादा स्पीशीज आती है। एंडेमिक एम्फीबियन कैटेगरी की बात करें तो 1,500 से ज्यादा आपकी लाइक स्पीशीज असेस कर चुके हैं, बट 6500 के करीब हमारी रहती है। एंड रेप्टाइल्स में 55% अप्रोक्सीमेटली हमारी स्पीशीज आज की डेट में एंडेमिक है। तो जिस वजह से हम ये पूरा डाटा क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स में हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सक्षम के बारे में, प्रोजेक्ट सक्षम। अब देखो, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमें ये देखने को मिला पाकिस्तान ने ड्रोन्स का यूज किया। एंड यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमें एक चीज देखने को मिली कि भाई जो यूक्रेन है उन्होंने रशिया के एयरफील्ड को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, एक छोटे से शादी वाले ड्रोन को लेके। तो अब इसी तरह के ड्रोन्स के अटैक को काउंटर करने के लिए हम सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। एंड ये टेक्टिकल बैटलफील्ड जहां पर आपकी ग्राउंड के ऊपर सब कुछ काम चल रहा है, उसको सेफ गार्ड करने के काम करेगा ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सके किसी भी तरह का एरियल थ्रेट। अब इसमें कनेटिक सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल दोनों ही इसमें ऑप्शंस होंगे। एंड ये हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ आपका ऑपरेट करेगा, जो कि इंडिजिनसली बिल्ड किया है आपकी भेल और इंडियन आर्मी ने मिलकर। अब आर्मी के डाटा नेटवर्क को यूज करेगा जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है। मोर ओवर आप ये कह सकते हो कि 3,000 मीटर की हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है। ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड न्यूट्रलाइज करेगा किसी भी तरह का होस्टाइल आपके ड्रोन को। इसमें एआई यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि थ्रेट एनालिसिस रियल टाइम बेसिस पे रह सके। एंड इसमें अक्षतीर जैसी जो हमारा सिस्टम है उसको भी लिंक किया जाएगा। दिस वर द इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे याद रखनी थी। आइए अब बात करते हैं इस साल के लिटरेचर के नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए, इस साल का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है वो हंगरी के एक राइटर को मिला, ऑथर को मिला। इन्हें कहा जाता है
अपोलो क्लिप्टिक टेरर। क्यों? कि इनकी कहानी में आपको अक्सर जो एंड देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई फिलोसॉफिकल राइटर हैं, डेंस एंड डार्क ह्यूमर के लिए अपने जाने जाते हैं, एंड इनके कई नोटेबल वर्क्स हैं जिनके ऊपर मूवीज भी बनी है। बट इनका आप याद रखना नाम लास लास जोरो। सॉरी अगर मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस ना किया हो, बट थोड़ा नाम को ध्यान से देख लेना। चलिए अब बात करते हैं आज इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया और यूके ने 2025 मई के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप को साइन किया था, इसमें विजन 35 यानी 2035 में हमारा आपस में क्या कैसा रिलेशन होगा उसको भी, उसके ऊपर भी बात की थी। तो अब डिफेंस, इनोवेशन, एजुकेशन एंड क्लाइमेट कॉपरेशन को लेके हम दोनों साइड आपस में बैठे हैं, एंड हम ये चाहते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम यूके से प्रोक्योर करने वाले लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स को, मोर ओवर इलेक्ट्रिक प्रोपोल्शन सिस्टम हम नेवी शिप्स के लिए खरीदेंगे, एंड साथ में हम मिलिट्री ट्रेनिंग को और ज्यादा प्रमोट करेंगे, खासकर एयरफोर्स के साथ मिलकर। एंड इसमें अगर हम बात करें तो हम मरीन टाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक एरिया की अगर हम बात करें तो उसको प्रमोट करने के लिए रीजनल मरीन टाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी खोलेंगे। साथ के साथ इंडिया के जो फर्म्स हैं वो 1.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे यूके में, जिससे 7,000 जॉब्स वहां पे क्रिएट होंगी। एंड इंडिया यूके सीओ जो फॉरम है उसे खोला जाएगा, एंड एक ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी बनाई जाएगी ताकि आपस में इस पैक्ट के साथ कैसे हम बेटर मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड, उसको हम फोकस करेंगे। बाकी क्लाइमेट चेंज को लेके क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड को क्रिएट किया जाएगा, यूके एंड एसबीआई मिलकर इसको फंड करेंगी। देन लेंचेस्टर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में खुलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ सूरी आपकी गिफ्ट सिटी में खुलेगी। ऐसे ही 9 और यूनिवर्सिटीज अभी पाइपलाइन में है जिनके कैंपस इंडिया में खुलेंगे। मोर ओवर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर भी कमिटमेंट हमने वापस से रीअफर्म की है। आपस में कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर को हम खोल रहे हैं। ज्वाइंट सेंटर फॉर एआई एंड जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनके लिए भी यहां पर कुछ आप ये कह सकते हो कि स्टेप्स लिए गए हैं। बाकी रीजनल इश्यूज पे 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर हमने बात की, इजराइल पैलेस्टीन के लिए पीसफुल सोल्यूशन की बात की, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की परमानेंट सीट को रीअफर्म करने की बात की है, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी क्लाइमेट चेंज, यूथ इंगेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब फ्रंट पे भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमनवेल्थ में काम करेंगे। इन एडिशन टू दिस हम क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में यूके और इंडिया मिलकर क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफशोर जो विंड है, जो जैसे हमारी 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पर जो विंड एनर्जी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सके इसके ऊपर भी फोकस रहे। अब बात करते हैं सेरोगेसी। अब सेरोगेसी होती क्या है पहले ये समझो। मान लो यहां पर एक पर्सन है, इसका नाम रख लेते हैं जेठालाल। अब जेठालाल और दया ये चाहते कि इनका एक बच्चा हो। अब बच्चा हो बट क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन थी हेल्थ में तो हो नहीं पा रहा था, तो यहां पर सरकार एक कानून लेके आती है, कहती कि भाई अगर 23 से 50 साल की उम्र में हो फीमेल, एंड अगर मेल जो है वो 26 से 55 साल की उम्र का हो, तो उस केस में ये सेरोगेसी के लिए जा सकते हैं। मतलब यहां पर फॉर्म लिया जाएगा जेठा जी का, एंड एग लिया जाएगा दया का, एंड इसको एक थर्ड फीमेल के अंदर प्लेस किया जाएगा फर्टिलाइज करके वूम के अंदर, एंड जिससे ये सेरोगेट मदर बन जाएगी। मतलब कहने का यहां पे ये है तात्पर्य कि भाई देखो जेठा और दया आपस में बच्चा करना चाहते थे, बट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण ये हो नहीं पा रहा था, तो सेरोगेसी के थ्रू ये पॉसिबल है, जहां पर इनके एग और स्पर्म को लेके हम फर्टिलाइज करेंगे, एंड आईवीएफ के थ्रू यहां पर आप ये कह सकते हो कि किसी तीसरी फीमेल के अंदर यहां पे इस एग को मतलब फर्टिलाइज एग को प्लेस किया जाएगा, और अब ये गेस्टेशन पीरियड पूरा कैरी करेंगी, एंड ये इस बच्चे को जन्म देंगी। अब यहां पर बात जो आती है वो ये आती है कि गवर्नमेंट ने 2021 में एक कानून लेके आई थी जिसमें ये एज लिमिट को डिफाइन किया गया था। अब ये जो
एज लिमिट आई थी इस एक्ट के अंडर, ये स्टार्ट हुई आपकी जनवरी 2022 से, क्योंकि एक्ट तब फोर्स में आया। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, कुछ लोगों ने अपने एम्ब्रियो पहले से फ्रीज करवा रखे थे। इसमें से 3 कपल्स ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भैया ये हमारी रीजन जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है उसका वायलेशन है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। एंड यहां पे राइट है आपको प्रोक्रिएट का अंडर राइट टू लाइफ, मतलब आप बच्चा कर सकते हैं, ये आपकी राइट टू लाइफ में आता है। अब यहां पे कहते हैं कि भाई स्टेट एक आर्टिफिशियल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती कि भाई इस डेट से पहले तो आपके पास ये राइट था, इस डेट के बाद नहीं। ये तो ठीक है, कानून में डेट होना बहुत जरूरी था, बट ये आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। आप इसके बाद किसी को रोक सकते हो, इससे पहले अगर किसी ने एग को फ्रीज कर रखा है तो आप उनको नहीं रोक सकते। तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की अगर बात करें, तो अगर वो नहीं भी हुआ है तो उस केस में भी आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम यहां पर पार्लियामेंट के इंटेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट इसको रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट करने से रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा था रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं था कि भाई, अब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि भाई सैरोगेसी का प्रोसेस जिसका स्टार्ट हो चुका है और एक बीच में आ गया तो अब उनका क्या बनेगा। दैट्स व्हाई ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मोर ओवर ये डिस्क्रिमिनेटरी है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जो कि इनफर्टाइल कपल के राइट्स को कि भी वो अपना बच्चा कर सकते हैं उसको रोकता है। एंड यहाँ पर ओवर रेगुलेशन है, एंड कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी देखने को मिलता है, बिकॉज लॉ के अंदर बहुत वेग वर्ड्स हैं और ठीक से फ्रेम नहीं किया। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो। कल मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ। ओह, कल तो संडे है, कल नहीं, मंडे मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक अलविदा।